पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि गवर्नर जनरल की मीटिंग बुलाया था फ्रांस के मोनार्की ने। गवर्नर जनरल की बहुत बड़ी मीटिंग थी, उनके अधिकारी तो थे ही गवर्नर जनरल बॉडी के, साथ में मोनार्की अपने पादरियों के साथ, दूसरी तरफ कुलीन वर्ग ऑल्ट्री साथ में, और तीसरे स्टेज में मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लोग एक ग्रुप बना के बैठे थे। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने थर्ड स्टेज बताया था कि मध्य वर्ग निचले वालों के साथ चला गया था, लेकिन मध्य वर्ग जब थर्ड स्टेज में गया तो यहाँ भी उसने निचले वर्ग से खुद को डिफरेंट करके रखा था। जो मध्य वर्ग के लोग थे ये जैकोबियन कहलाते थे, जैकोबियन मेंबर। उन्होंने खुद एक नाम दे दिया था कि हम लोग जो मध्य वर्ग के हैं उनसे अलग हैं, उनके स्टेज में जरूर हम हैं लेकिन हम उनसे अलग हैं, तो खुद को वो जैकोबियन कहते हैं। और जो थर्ड स्टेज ऑलरेडी पहले से थे उनको डर्मोनियन कहते हैं। डिफरेंस पूछा है आपका, एक क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जैकोबियन एंड डर्मोनियन, तो वो राइट फॉर्म में मैं आपको दूंगा। तो जैकोबियन कौन था? मिडिल ग्रुप था, मिडिल ग्रुप जो थर्ड स्टेज में चला गया, और ऑलरेडी जो थर्ड स्टेज में था वो आपका डर्मोनियन कहलाता था। जैकोबियन में अधिकतर थे पूंजीपति थे, जमींदार थे, कुछ बड़े बड़े संपन्न लोग थे, लेकिन उतने संपन्न नहीं जितने कुलीन। वही थर्ड स्टेज जो डर्मोनियन था, इसमें आपके किसान थे, दस्तकार थे, वो कारपेंटर वगैरह थे, ये सब थे वहां पे तीसरे ग्रुप में। सभी लोग मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग अपना चल रहा था, लुई 14 ने अपनी बात रखी, कुलीनों ने अपनी बात रखी, सब कुछ बात कर रहे थे, लेकिन वहां थर्ड स्टेज ने देखा, यानी सबसे निचले तबकों ने देखा कि उनके अधिकारों के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सब अपने में ही, कुलीन वर्ग बोल रहा है मुझे अधिकार चाहिए, पादरी बोल रहा है कि मुझे अपने अधिकार को कम नहीं करना है, मोनार्की अलग परेशान है क्योंकि मोनार्की के कंट्रोल में कोई है नहीं, और जो गवर्नर जनरल के मेंबर थे वो भी 40 लोग बैठे हुए हैं साथ मार के, कोई कुछ कर नहीं, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। थर्ड स्टेज जब ये देखा कि हम लोग के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, तो थर्ड स्टेज मिडिल ग्रुप के साथ बात करने के लिए आगे बढ़ा। कुलीन वर्ग उसी समय मोनार्की के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। कुलीन वर्ग ने कहा अगर ऐसा है, आपको लगता है कि मुझे ज्यादा अधिकार मिल रहा है, तो अभी और इसी वक्त मैं अपने सारे अधिकारों को छोड़ता हूं। ये कुलीन वर्ग की चालाकी थी, अपना अधिकार छोड़कर ये थर्ड स्टेज के लोगों का हेल्प लेकर मोनार्की का तख्ता पलट करना चाहते थे। ये कुलीन वर्ग की होशियारी थी। जब थर्ड स्टेज ने देखा अच्छा कुलीन वर्ग अपनी सहायता के लिए, थर्ड स्टेज फिर बैठ गया कि हो सकता है कुलीन वर्ग मेरे लिए कुछ बोले। कुलीन वर्ग बोलता गया, एक अपना अधिकार छोड़ा, दूसरा अपना अधिकार छोड़ा, तीसरा अपना अधिकार छोड़ा, सारे कुलीन वर्ग अपने अधिकार छोड़ दिए। इन्हीं कुलीन वर्गों को कुछ लोग सामंत कहते हैं, मतलब ए पार्ट ऑफ किंग का ही एक पार्ट है सामंत। सिंपल मैं कहूं तो मात्र एक दिन में पूरे फ्रांस की सामंती व्यवस्था खत्म हो गई, यानी कुलीनों का सारा पावर खत्म हो गया। चलिए, बहस हुआ, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पूरे 18 दिन तक बहस चली थी। ये गवर्नर जनरल की जो मीटिंग थी 18 दिन तक चली थी। बैठक होती गई, लेकिन थर्ड स्टेज संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। अंत में थर्ड स्टेज ने कहा ऐसा है, मुझे लग रहा है जो आप मीटिंग बुलाए हैं ये दोनों भाई मोनार्की पादरी, ये आप अपने अधिकार के लिए बुलाए हैं, हमें तो कुछ अधिकार ही नहीं मिल रहा है। तो वो लोग उस बैठक को छोड़कर बगल में ही एक टेनिस कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट में जाके सारे थर्ड स्टेज के लोग बैठ गए। इनमें मिडिल ग्रुप था, वो किसान उसान थे, और कुछ कुलीन वर्ग भी जाके सब वही टेनिस कोर्ट में बैठ गए। मोनार्की ने कहा ऐसा है, लग रहा है मीटिंग रिजल्ट नहीं दे पाएगा, इसलिए मैं गवर्नर जनरल की मीटिंग खत्म करता हूं, अभी मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। जब ये बात थर्ड स्टेज ने सुना तो वो टेनिस कोर्ट से उठे हैं और अगस्त 1789 ईस्वी में बास्तील, जो एक सरकारी वो था, गवर्नमेंट था, और जेल था, बहुत बड़ा जेल था फ्रांस का, सभी लोग वहां गए थर्ड स्टेज ने, और पूरे बास्तील को ही जेल तोड़ दिया। इस जेल को तोड़ना, इस गवर्नमेंट इमारत को तोड़ने का मतलब था कि फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू हो गया। और आपको यह भी पता होना चाहिए 1789 केवल इसलिए नहीं जाना जाता कि यह फ्रांस का रेवोल्यूशन है, बल्कि 1789 इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यह वही समय है जब यूएसए ने अपनी एक नई शुरुआत की है, यानी यूएसए इस्टेब्लिश हो चुका है वर्ल्ड में और अपने डेमोक्रेटिक कंट्री को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। चलिए,
बास्तिल को इन्होंने तोड़ दिया और इन्होंने हथियार उठा लिया मोनार्की के खिलाफ, पादरियों के खिलाफ। ये पादरी फ्रांस के चर्च के वो पुजारी होते थे। शुरू में तो इन्होंने बड़ा बेहतर कार्य किया, जनता जनमानस के लिए बड़ा अच्छा कार्य किया था, पब्लिक के लिए, लेकिन आगे जाके इन फ्यूचर में ये अच्छा काम नहीं करने लगे। ये पैसे का कमाने का जरिया ढूंढने लगे, इधर उधर गैर कानूनी तरह से काम करने लगे, इसलिए अब ये भी सामान्य जनता के लिए कोई अच्छे व्यक्ति नहीं रह गए थे। तो ये 1789 में रेवोल्यूशन शुरू हुआ बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या आया, और अच्छी बात ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंट्री कराऊंगा फ्रांस के सबसे बड़े डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट का। ओके, थैंक यू।